A 0.5 kg block, first we'll make a diagram. A 0.5 kg block slides from a point A on a horizontal track with an initial speed of 3 meter per second towards a weightless horizontal spring of length 1 meter and force constant 2 Newton per meter. So, force constant, that is K. K is given to be 2 Newton per meter. The part AB of the track is frictionless. AB part जो है वो frictionless है. इसका जो म्यू है इसका म्यू है 0 and the part BC has the coefficient of static and kinetic friction as 0.22 and 0.2 respectively. B से लेके C तक mu S is given to be 0.22 and mu K is given to be 0.2. Static and kinetic friction coefficient. If the distance AB and BD are 2 meter and 2.4 meter, if this distance is given to be 2 meter and this distance is given to be 2.4 meter, 2.14 meter. Find the total distance through which the block moves before it comes to rest completely. Take G is equal to 10 meter per second. तो सबसे पहले हम इसके मोशन को एनालाइज करेंगे कि इस ब्लॉक का मोशन कहाँ कैसा होगा. ठीक है, जब ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो A से लेके B तक जो सरफेस है वो स्मूथ है और सरफेस स्मूथ होने की वजह से क्या होगा, उसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा और एक्सटर्नल तो और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. मतलब जब ये ब्लॉक B में आएगा तब भी उसकी फाइनल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड ही होगी. ठीक है, this is A, B, D and C. तो जब ये ब्लॉक B में आएगा तब भी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड एंड बाय देन इट हैज़ ऑलरेडी कवर्ड द डिस्टेंस 2 मीटर. ओके, अब इसके बाद जब ये B से लेके C की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसको पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा जिसके कारण इसकी वेलोसिटी कम होगी और ये यहाँ पे आके इस स्प्रिंग से टकराएगा और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा अंटिल इट कम्स टू रेस्ट. ठीक है, मतलब कि उसके बाद फिर ये स्प्रिंग कुछ यहाँ आ जाएगी और ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा एंड द डिस्टेंस कवर्ड, सपोज द कंप्रेशन इज x. ये जो कंप्रेशन होगा ये x के बराबर है. लेट्स से दिस कंप्रेशन विल बी इक्वल टू x. तो जब ये ब्लॉक E पोजीशन में आता है, हम इस पोजीशन का नाम E रख देते हैं. जब ये ब्लॉक E पोजीशन में आता है तब तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे. अगर वर्क एनर्जी अभी आपने पढ़ लिया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो जब आप पढ़ लेंगे then you come and solve this question. So work done by conservative force plus work done by non-conservative force is change in kinetic energy. This is work energy theorem. ठीक है, now work done by conservative force, इसमें दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक में. ठीक है, वो दो फोर्सेस कौन कौन से, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और दूसरा स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है. जब वो C में आ रहा है, सॉरी जब वो D में आता है उसके बाद से उसे स्प्रिंग फोर्स लगने लगता है. तो friction force is a non-conservative force and the force applied by string is a conservative force. So work done by conservative force, work done by spring force will be minus half k x square minus 0 square. Final compression जो है वो x है और initial compression 0 है. Plus work done by non-conservative forces minus f dot s. And this is equal to change in kinetic energy, that is half m
वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, सॉरी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनली इट कम्स टू स्टॉप, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 3 क्यों होगी, क्योंकि बी तक ए से लेके बी जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। नाउ माइनस हाफ, दिस इज 2 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एफ डॉट एस। एस क्या होगा, ये डिस्टेंस है 2.4 2.14 और फ्रिक्शन का फोर्स कितना लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। सो दिस विल बी म्यू एन दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो f की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो दिस विल बी माइनस 1 इंटू एस। एस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टिल इट रीचेज ई डिस्प्लेसमेंट विल बी 2.14 प्लस एक्स is equal to half 0.5 into minus 9, this will be minus 9. So this is minus x square minus x minus 2.14 plus 2.25 is equal to 0. ये हो जाएगा 4.5 divided by 2, 2.25. So this will be x square plus x minus 0.11 is equal to 0. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you will get the value of x as 0.1 मीटर। ठीक है, अब हमें ये बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि find the total distance through which the block moves before it comes to rest completely and not for the first time. So ये ब्लॉक है, ठीक है, इसने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया और फाइनली ये यहाँ पे रेस्ट में आ गया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इस ब्लॉक को, ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस्ड है, तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक में कुछ फोर्स लगाएगी kx के बराबर एट पोजीशन E। जब ब्लॉक E पोजीशन में होगा तब हम उसके लिए FBD बनाएंगे। तो स्प्रिंग इसको पीछे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग हमेशा फोर्स लगाती है, स्प्रिंग उसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी इक्वल टू kx। अब इस टाइम इस स्प्रिंग फोर्स को अपोज करने के लिए इस ब्लॉक में कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन नीचे आएगा mg, ऊपर नॉर्मल, और स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी म्यू, दैट विल बी f, and the value of this f is less than or equal to mu sn, that is f is less than or equal to 0.22 into 5, that is f is less than or equal to 1.1, and find the value of kx. Kx is 2 into 0.1, that is 0.2 न्यूटन। स्प्रिंग फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन का, और ये जो ब्लॉक है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम फोर्स जो विथस्टैंड कर सकता है दैट इज 1.1 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक मूव होगा, जब ये ब्लॉक ई पोजीशन में आ जाएगा तो ई पोजीशन में आने के बाद क्या ये ब्लॉक मूव होगा, नहीं होगा। और अगर ये ब्लॉक नहीं मूव होगा दैट मीन्स एट दिस पोजीशन इट विल completely will come to rest। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड टिल देन कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्लस 2.14 मीटर प्लस x। सो बाय देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2 प्लस 2.14 प्लस 0.1 दैट इज इक्वल टू 4.24 meter. So this will be the total distance covered till then, okay?
Two cubes M1 and M2 lie on a frictionless slopes of block A which rest on a horizontal table. The cubes are connected by a string which passes over a pulley or as shown in the figure. To what horizontal acceleration F the whole system, do not get confused by this F, this is acceleration and not the force of friction, ठीक है. So to what horizontal acceleration F the whole system, that is the block and cubes, be subjected so that the cubes do not slide down the planes. What is the tension in the string in this situation? तो ये एक ब्लॉक है, दिस इज़ अ वेज, इसमें ये सरफेस स्मूथ है, इसमें दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं M1 और M2 मास के, एंड दे आर अटैच्ड बाय अ स्ट्रिंग, बाय अ सेम स्ट्रिंग पासिंग ओवर दिस पुले. अब ये जो पूरा वेज है, इसे आगे की तरफ, ये पूरा वेज, इसे आगे की तरफ कुछ फोर्स लगाया जा रहा है जिसकी वजह से ये F एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है. तो हमको F की वैल्यू निकालनी है सच दैट ये जो सिस्टम है ये बिना डिस्टर्ब हुए मूव हो जाए. बिना डिस्टर्ब हुए मूव हो जाए मतलब कि M2 विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज रेस्ट में रहे और M1 भी विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज रेस्ट में रहे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेज के रेफरेंस फ्रेम में इन दोनों का FBD बनाएंगे. जब हम वेज के रेफरेंस फ्रेम में इन दोनों का FBD बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिस रेफरेंस फ्रेम विल बी नॉन इनर्शियल, इट इज़ एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम एंड एनी रेफरेंस फ्रेम विच इज़ एक्सेलरेटेड इज़ नॉन इनर्शियल. और किसी भी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अगर हमें न्यूटन्स के लॉज लगाने हैं तो हमें एक एडिशनल फोर्स लगाना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स. और उस सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू द एक्सेलरेशन by which that particular reference frame is moving. ठीक है, तो FBD बनाते हैं. ये है M2, ये एंगल दे रखा है बीटा, यस ये एंगल दे रखा है बीटा, और ये नीचे वाला जो है ये एंगल दे रखा है अल्फा. दिस इज M1 एंड दिस इज M2. ठीक है, तो M1 को ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T, नीचे की तरफ लग रहा है M1G साइन अल्फा. ठीक है, और पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज F इंटू M1. पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा F M1. सिमिलरली इसके लिए नीचे की तरफ लगेगा टेंशन T, नीचे की तरफ ही लगेगा M2G साइन बीटा, और पीछे की तरफ लगेगा F M2. तो इसको ब्रेक कर लेते हैं. ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, देखो नीचे की तरफ M2G cos थीटा लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, और ये इसका एक कंपोनेंट. अब इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट. एक कंपोनेंट जो होगा इसका दैट विल बी पैरेलल टू द इंक्लिनेशन ऑफ दिस प्लेन एंड वन विल बी द परपेंडिकुलर. तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा. तो ये हो जाएगा F M2 cos अल्फा, और नीचे की तरफ जो लगेगा दैट इज F M2 साइन अल्फा. ठीक है, तो एक बार और M2 का मैं अच्छे से बना देती हूँ. cos बीटा, सॉरी ठीक है. ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल और नीचे की तरफ एक तो लगेगा M2G साइन बीटा प्लस F M2 साइन बीटा.
ठीक है। इसका FBD बनाएंगे। अगेन ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल अल्फा के बराबर होगा। ये एंगल अल्फा के बराबर कैसे हो जाएगा? मैथ्स है वो, ठीक है, you can calculate. So this is f m1 cos alpha and this is f m1 sin alpha. तो अगेन इसका FBD भी हम लोग एक बार अच्छे से बनाते हैं। m1 नीचे की तरफ लगेगा m1g sin alpha और पीछे की तरफ t प्लस f m1 cos alpha, ऊपर की तरफ नॉर्मल और नीचे की तरफ f m1 sin alpha प्लस m1g cos alpha, ठीक है। फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। तो f m2 cos बीटा माइनस t will be equal to m2g sin बीटा, ठीक है। ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। एफ m2 cos बीटा विल बी इक्वल टू t प्लस दिस थिंग, t को इस साइड ले आया तो माइनस हो गया। ये हो जाएगा t प्लस या एफ m1 cos अल्फा प्लस t will be equal to m1g sin अल्फा, ठीक है। अब हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं m1 cos अल्फा से और इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं m2 cos बीटा से। तो ये इक्वेशन बन जाएगी f m2 cos बीटा माइनस इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, ठीक है, माइनस m1 cos अल्फा से। तो ये हो जाएगा माइनस f m2 cos बीटा इंटू m1 cos अल्फा प्लस t m1 cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस m1 m2 g साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? f m2 cos बीटा इंटू m1 cos अल्फा प्लस t m2 cos बीटा इज इक्वल टू m1 इंटू m2 g साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा t कॉमन आ जाएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर रहे हैं। t कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा m1 cos अल्फा प्लस m2 cos बीटा। दिस इज m1 m2g बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये क्या है? साइन है, साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी क्या होता है? साइन ऑफ a माइनस बी। सो t विल बी m1 m2g इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय m1 cos अल्फा प्लस m2 cos बीटा। सो दिस विल बी द वैल्यू t की वैल्यू रख देना सेम इक्वेशन में, तो f की वैल्यू भी आ जाएगी। वी नीड टू कैलकुलेट f एज वेल एज t दोनों, तो t की वैल्यू रख देना, f की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, IIT 87 का सवाल है ये। अ पार्टिकल ऑफ मास m rests on a horizontal floor with which it has a coefficient of static friction mu. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force F. Find the magnitude of F and the direction in which it has to apply it.
ये बॉडी है m और हमें इस बॉडी को मिनिमम फोर्स लगा के मूव करवाना है। ये जो बॉडी है ये रफ सरफेस में रखी हुई है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो हमें इसमें फोर्स कौन से एंगल में अप्लाई करना पड़ेगा, हम कौन से एंगल में अप्लाई करेंगे जिससे ये बॉडी मिनिमम फोर्स अप्लाई करने पे भी मूव कर जाए। तो कोई भी बॉडी जो रफ सरफेस में रखी होती है उसको मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको धक्का देते हैं तो इमीडिएटली मूव होना स्टार्ट हो जाती है, नहीं होती है। हमें उसके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जितना वो विथस्टैंड कर सकती है उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स ये कितना विथस्टैंड कर सकती है, mg ऊपर नॉर्मल। तो मैक्सिमम फोर्स विच इट कैन विथस्टैंड इज, सपोज इसे हम फोर्स लगा रहे हैं F कुछ इस तरीके से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस। तो इसमें इसके कंपोनेंट में इसको हम ब्रेक करेंगे तो वील फाइंड दैट एक इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। मतलब इसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा mg ऊपर की तरफ नॉर्मल, ऊपर की तरफ f cos थीटा, सॉरी आगे की तरफ f cos थीटा और ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा दैट इज f sin थीटा। आगे की तरफ f cos थीटा और इसको विथस्टैंड करने के लिए पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, म्यू n, ठीक है। n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, so n will be mg minus f sin theta. So f cos theta should be equal to mu n, that is mu mg minus mu f sin theta. अब हमें ये निकालना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो फोर्स है ये मिनिमम होगा। तो डी थीटा बाई डी टी को ज़ीरो कर देते हैं, सॉरी डी एफ बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो डी एफ बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा डी f is equal to mu mg divided by cos theta अब इसके बाद f cos थीटा विल, n की वैल्यू क्या होगी, n विल बी इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। सो f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू n, दैट इज म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू से इस इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी। So this equation is f cos theta plus mu f sin theta minus mu mg is equal to 0. We'll differentiate this equation with respect to theta. So we get f sin theta minus f sin theta plus mu f cos theta is equal to 0. So f cancel, so we'll get sin theta is equal to mu cos theta, so tan theta is equal to mu and theta is equal to tan inverse mu. तो जब थीटा tan इनवर्स म्यू के बराबर होगा तब f की मिनिमम वैल्यू आएगी। f की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए थीटा tan इनवर्स म्यू के बराबर है,
मतलब कि अगर ये थीटा है तो दिस इज़ म्यू, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देना तो f की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन में रख देना f, तो f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13। Two blocks of mass 2.9 kg and 1.9 kg are suspended from a rigid support S by two inextensible wires, each of length 1 meter. The upper wire has negligible mass and the lower wire has a uniform mass of 0.2 kg per meter. The whole system of blocks, wires and support have an upward acceleration of 0.2 meter per second square. Acceleration due to gravity is 9.8. Find the tension at the midpoint of the lower wire and the tension at the midpoint of the upper wire. तो lower wire और upper wire में क्या फ़र्क है? लोअर वायर और अपर वायर में ये फ़र्क है कि जो ये वाली वायर है ये मासलेस है, दिस इज़ एन आइडियल स्ट्रिंग, एंड दिस वायर इज़ नॉट मासलेस, इट इज़ नॉन आइडियल स्ट्रिंग। तो आइडियल स्ट्रिंग और नॉन आइडियल स्ट्रिंग में ये फ़र्क होता है कि आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट में सेम होती है और नॉन आइडियल स्ट्रिंग में हर अलग अलग पॉइंट की टेंशन अलग अलग होती है। तो हमें इस मिड पॉइंट का टेंशन निकालना है। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है विथ सम एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये सिस्टम एक लिफ्ट में है और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो उस केस में लिफ्ट जो है वो क्या है, बेसिकली एक इट इज़ बेसिकली एन एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम, और यू कैन से इट इज़ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो उस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अगर हमें न्यूटन का लॉ लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस इनर्शियल फ्रेम में इनके एफबीडी बनाएंगे और उसमें सूडो फोर्स लगाएंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, T1 की वैल्यू निकालेंगे और T2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ब्लॉक। दिस इज 2.9 and the part of string it is 2.1, मतलब 1 मीटर की जो लेंथ है वो है 0.2 kg, तो आधी की लेंथ कितनी हो जाएगी 0.1 kg, तो ये 0.1 kg, और यहाँ से नीचे से इससे लग रहा है T2, ऊपर की तरफ इससे लग रहा है टेंशन T1, नीचे की तरफ इससे एक फोर्स लग रहा है mg दैट इज 2.9 इंटू 9.8, इसकी वजह से mg फोर्स लग रहा होगा इस 0.1 की वजह से, 0.1 मास की वजह से, सो दिस विल बी 0.1 इंटू 9.8, और नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा दैट इज सूडो फोर्स, सो दैट विल बी 0.2 इंटू 2.9। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे 1.9 की, ऊपर की तरफ T2, नीचे की तरफ 1.9 इंटू 9.8 प्लस 0.1 इंटू 9.8 प्लस 1.9 इंटू 0.2, ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, सो नीचे की तरफ एक फोर्स ये इसकी मास की वजह से, T2 तो लग ही रहा है, एक इसकी मास की वजह से, और ये जो फोर्स है ये सूडो फोर्स है।
So T2 will be equal to 1.9, this will be 2 into 9.8, ठीक है, 2 into 9.8 and this will be 2.8. So this will be 19.6 plus, we are doing it somewhere wrong, 1.9 into 0.2. It is going upward with acceleration of 2 meter per second square or 0.2. 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. तो हाँ, एक्चुअली सूडो फोर्स जो है वो इस पार्ट में भी तो लगेगा, 0.1 इंटू 0.2, सूडो फोर्स इस पार्ट में भी लगेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी सूडो फोर्स दोनों पार्ट में लगेगा, 0.1 इंटू 9.8 और एक तो है 0.2 इंटू 2.9 और एक और हो जाएगा एक फोर्स सूडो फोर्स जो इस पार्ट में लगेगा, दैट इज 0.1 इंटू 0.2, ठीक है. तो T2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 प्लस 1.9 इंटू 0.1, दैट इज 2 इंटू 0.2. So this will be 19.6 plus 0.4. So this will be equal to 20 Newton. तो T2 की वैल्यू 20 न्यूटन आ जाएगी. द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द लोअर वायर इज 20 मीटर. अपर वायर के लिए निकालना है, तो T1 बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू 2.9 प्लस 2.9 इंटू 9.8, 2.9 इंटू 9.8 प्लस 0.1 इंटू 9.8 प्लस 0.1 इंटू 0.2 प्लस T2, दैट इज प्लस 20. तो ये पूरा बराबर हो जाएगा 2.9 इंटू 9.8 प्लस 0.1 इंटू 9.8. सो दिस विल बी 3 इंटू 9.8, 3 इंटू 9.8 प्लस ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3 इंटू 0.2 प्लस 20. तो ये दोनों हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन. तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है.